Assalamu alaikum everyone. This is the class of section A software engineering. Let's just start in a bit. Sorry, this is the class of discrete structures section B. Section B की discrete structures की class है जो कि Thursday को हुआ करती है. Due to some commitments I have to reschedule it on Wednesday. All right, let's start. अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की, इसके अंदर भी एजेंडा वही है सारे जो कि कल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में थे. यानी कि स्टार्टिंग में हमने लेक्चर एक स्टार्ट करना है, उस पर बात करेंगे थोड़ी, और फिर 10:15 के ऊपर आपका एक क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा विद सेम टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि कल के क्विज़ की थी, जिसमें आपका 10:15 पर क्विज़ स्टार्ट होगा. 30 मिनट्स का आपका क्विज़ ओपन रहेगा. उसके बाद जो है वो 15 मिनट्स आपके अटैम्प्ट के अलाउड हैं. अगर कोई एक आधा स्टूडेंट जाकर चेक कर लें एलएमएस के ऊपर और वेरीफाई कर दें कि ठीक है आपके पास भी आ रहा है क्विज़ और टाइमिंग वही है, तो दैट शुड बी ओके. और तो लाइक आई सेड के 10:15 पर क्विज़ स्टार्ट होगा, तो आई विल गिव यू 10-15 मिनट्स टू रिवाइज सम थिंग्स. सो हम अराउंड 10 AM जो है वो क्लास को ऑफ कर देंगे एंड देन 10:15 पे आप क्विज़ सिर्फ आपने देना है. क्लास विल बी डिसमिस्ड. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट. क्योंकि इसके अलावा जो एनरोलमेंट के इश्यूज़ वगैरह थे वो मैंने आपको कल की क्लास में जिस तरह से बताए थे वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पे भी. यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि CMS पे एनरोल नहीं है, जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है रेड कलर से, और वो जो है वो फिर इस वीक के एंड पे रिमूव हो जाएंगे थर्सडे तक, कल तक. बस वो ये क्विज़ अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन इसके बाद अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे. सिमिलरली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कि जिनका सेक्शन आगे पीछे हुआ था, ए में थे वो बी में एनरोल हुए थे LMS के ऊपर, या इस तरह से कोई सिचुएशन थी, उनकी एनरोलमेंट भी मैंने सही कर दी है. तो एक दफ़ा और वेरीफाई कर लें. मैंने अभी ईमेल भी भेजी है आप सबको कि अपनी वेरीफाई कर लें आपकी एनरोलमेंट CMS पर किस सेक्शन में है. जिस सेक्शन में है आपका क्विज़ भी उसी के साथ होगा और आप क्लासेस भी उसी के साथ लेंगे. बेशक आपने गलती से किसी दूसरे सेक्शन में कर दिया हो एनरोल, तो अब एनरोलमेंट चेंज नहीं हो सकती. जिसमें भी आपने एनरोल किया है आप उसी के साथ क्लासेस और क्विजेज़ देंगे, स्पेशली LMS के ऊपर, क्योंकि LMS के ऊपर भी वही एनरोलमेंट है जो कि CMS के ऊपर है. ओके, थैंक यू अब्दुल वदूद. शो हो रहा है ना, 10:15 पे स्टार्ट हो जाएगा क्विज. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट विद, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बातें की थी सेट से रिलेटेड, एंड आई रिमेंबर कि लास्ट लेक्चर हमारा काफ़ी रैपिडली मूव हो रहा था बिकॉज टॉपिक इतना डीप नहीं था जिसके अंदर हमें जाना चाहिए था. बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी, लेकिन इस वजह से फिर मैंने जो है वो क्वेश्चंस का हमारे पास टाइम नहीं बचा था, हमने क्वेश्चन का सेशन नहीं रखा था. तो QA का सेशन हम अभी रख लेते हैं. अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपके जहन में है पिछले तमाम लेक्चर्स से रिलेटेड, स्पेशली पिछले सेशन में जो हमने पढ़े लेक्चर्स उनसे रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी, एंड मीनवाइल मैं दूसरा आपका लेक्चर ओपन कर लेता हूँ, हम उसके ऊपर आज स्टार्ट करेंगे. हाँ, आई थिंक रिजवान आपका जो है वो हो गया था, रिसीव कर ली थी मैंने असाइनमेंट. आपने गलत उस पर भेज दी थी जो, आई थिंक अगर आप गूगल शीट चेक करें तो उसके अंदर मैंने अपडेट कर दी हैं मार्क्स. सिमिलरली कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज़ थे, उनके मार्क्स ऐड नहीं हुए थे सही से, 1 लिखा हुआ आ रहा था जबकि बेसिकली वो 10 होना चाहिए था. तो मैंने उसको रीचेक करके जो है वो कर दिया है. बाकी आपके जो इश्यूज़ हैं आई थिंक मैं 1 बाय 1 हैंडल करता जा रहा हूँ. इट्स नॉट लाइक कि आपने आज ईमेल किए तो कल वो हैंडल हो जाए. कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है, बट नॉट फॉर ऑल. Okay, so let me share the screen with you. Alright, hopefully it's visible. वेरीफाई करते हैं कि दफ़ा विजिबल है आपको यही चीज़. फंक्शंस का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज कल के लेक्चर में आई शेयर्ड द अदर स्क्रीन एंड आई वाज टीचिंग, एंड 10 मिनट के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि स्टूडेंट्स वर लुकिंग एट द थंबनेल, नॉट द होल स्क्रीन. सो ओके, योर स्क्रीन इज़ विजिबल. गुड. ठीक है जी. सो ओके, आज हम बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर. फंक्शंस का नाम जो है वो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में काफ़ी बार सुना होगा. देर आर फंक्शंस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, functions that can be represented in a form of line, functions that can be represented in a form of an ellipse, functions that can be represented in a form of a wave, things like that. बट जो मैथमेटिकल फॉर्म है फंक्शन की वो एक बेसिक फॉर्म होती है जिसको देखकर हम चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट दिस फंक्शन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू से.
ग्राफ को देखकर हमें उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि एक्चुअली ये जो एक फंक्शन है वो क्या कह रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि मुझे एक एडिटर ओपन कर लेने दें, हम उसी के ऊपर लिख कर समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हम फंक्शन से बात करेंगे ना, फंक्शंस की जो बात करेंगे वो स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस तो हैं ही, लेकिन उसको उसी फॉर्म में हम डिस्कस नहीं करेंगे जिस फॉर्म में आप मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हम इस फॉर्म में डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू आर यूज टू अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन, नाम आप रखते हैं, g इज़ अ फंक्शन, h इज़ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आई से कि f इज़ अ फंक्शन और इस फंक्शन का नाम है mx प्लस b, ये एक फंक्शन है। अब इसमें m और b जो हैं, अगर हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसमें सिर्फ x बचता है, यानी कि दिस फंक्शन इज़ बेसिकली रिलाइंग ऑन द वेरिएबल x। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन है जिसको मैं कहता हूँ 2x plus y, now this function is relying on two variables, so I can say that this function is of x and y. Similarly there can be a function of say a, sorry, there can be a function of a and I will say just this is the function of a, ठीक है। these are the functions that you are used to। इसी फंक्शन को हम टर्मिनोलॉजीज यही रखेंगे और यही फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं बेसिकली इस तरह, लेकिन हम एक इसको दूसरे नज़रिए से आज स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, वेयर इज इट, ओके। सो लेट्स से like I said कि we have already encountered the function f of x y is equal to x plus y, f of x equal to x or whatever। आज हम जो बात करेंगे वो डिस्क्रीट डोमेन और रेंजेस के अंदर बात करेंगे कि ये फंक्शंस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। फंक्शंस को मैपिंग्स के ऊपर जो है वो हम जनरलाइज करेंगे, नॉट जस्ट फंक्शंस फॉर वन वेरिएबल, फॉर द होल सेट ऑफ वेरिएबल्स। वी मे नॉट ऑलवेज बी राइट फंक्शन, ऑलवेज बी एबल टू राइट फंक्शन इन दिस मैथमेटिकल वे जिससे हम यूज टू हैं। सो लेट्स सी व्हाट अ फंक्शन इज। इट्स अ वेरी easy concept to understand first of all, but it would require some investment from you guys। आप अगर एक दफ़ा इसको आसानी से समझ लेंगे ना कि अच्छा ये बात हो रही है, तो उसके बाद अगली तमाम जो 35 या 44 स्लाइड्स हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। उसमें हमें 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लगेगा किसी में, बट हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पढ़ें। अब फंक्शन f, जिस तरह से मैं कह रहा था, f जिस तरह से भी मैंने लिखा कि f इक्वल टू 2x स्क्वायर, दिस इज़ अ फंक्शन। सो अ फंक्शन इज़ f। हम सेट्स की ज़बान में इसको कहेंगे एंड वी विल से दैट अ फंक्शन f फ्रॉम सेट a to set b। now this is an important thing, the function is from set a to set b, it's not from b to a, which means the order is important here। a function f from a set a to set b, कर्सर फॉलो करें, मैं जिस तरह से पढ़ता जा रहा हूँ, पूरी बात मैंने अभी तक नहीं की है। there is a function f, we will call it a function f फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्यों मैं इसको एक फंक्शन को सेट ए से सेट बी का कहूँगा? क्योंकि देयर इज एन असाइनमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। असाइनमेंट, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कनेक्शन, या एक और लफ्ज़ जो कि इससे पिछली स्लाइड में था, मैपिंग। ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर आप b के एग्जैक्टली वन एलिमेंट को मैप कर देते हैं हर एलिमेंट a के ऊपर, a के सब एलिमेंट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया है a टू b। और इसको लिखने का तरीका ये है कि फंक्शन इज फ्रॉम a टू b। मैं भी प्रैक्टिकल भी आपको लिख के दिखाता हूँ। फंक्शन इज फ्रॉम a टू b, दिस कैन बी रेड एज द फंक्शन इज फ्रॉम a टू b, या फिर फंक्शन मैप्स a टू b। अब जिस तरह से मैंने कहा कि नोट द सटलिटी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज सिंगल मैपिंग, एग्जैक्टली वन मैपिंग। ईच एलिमेंट ऑफ बी मे बी मैप टू बाय सेवरल एलिमेंट्स इन ए और नॉट एट ऑल। बी के अंदर लाजमी नहीं है कि उसने सारे एलिमेंट्स को मैप करना है। अगर फंक्शन ए टू बी है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बी के अंदर सारे एलिमेंट्स जो है मैप हो जाएं। बस ये इंपॉर्टेंट है कि बी के कम अज़ कम एक, एग्जैक्टली वन एलिमेंट
कम से कम नहीं, एग्जैक्टली वन एलिमेंट बी के सारे ए के ऊपर ए के सारे बी के ऊपर मैप हुए हुए। जैसा फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ फंक्शन, बाय मेकिंग अ सेट। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेट, लेट मी टेक सम insert. For example, this is a set, okay? इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, से ए इसके अंदर एलिमेंट है, सॉरी ए है, बी है, सी है, डी है और ई है फॉर एग्जांपल। इसकी जो टेक्स्ट की, चलिए छोड़ें, डिटेल में नहीं जाते हम। सो दिस इज अ सेट फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस सेट का हम नाम दे देते हैं, दिस सेट इज फॉर एग्जांपल, क्या नाम दे भाई सेट का, ए बी ही कर लेते हैं। यहाँ से मैं ए को मिटा देता हूँ इन ऑर्डर टू रिमूव अवर कन्फ्यूजन। हम ए जब कहें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट ए, नॉट द एलिमेंट ए। सिमिलरली हम एक और सेट बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं बी। ये सेट बी है, ये सेट ए है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल डब्ल्यू कर देते हैं हम, एफ जी एच आई, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इसको इस तरह से लिखा जाता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब ये है कि ए के हर एलिमेंट के लिए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली वन मैप्ड एलिमेंट होना चाहिए बी का, एग्जैक्टली वन बी का। जैसे कि लेट मी टेक अ शेप अगेन, जैसे कि मैं ये कहता हूं कि क्यू के तो सारे एलिमेंट्स को मैप होना है, लेकिन एग्जैक्टली वन पे, फॉर एग्जांपल क्यू को मैं मैप कर देता हूं डब्ल्यू के ऊपर, ठीक है। इसी तरह बी को मैं मैप कर देता हूं फॉर एग्जांपल एच के ऊपर। सिमिलरली सी को मैं मैप कर देता हूं आई के ऊपर। सिमिलरली डी को मैं मैप कर देता हूं एच के ऊपर। अच्छा, एट दिस स्पेसिफिक सिनेरियो दिस इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि अगर ये फंक्शन ए टू बी होता तो इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई मैप्ड हुई भी होती चीज़, लेकिन इसमें ई एक ऐसा है जो कि मैप ही नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन एज ऑफ नाउ, बट नाउ इट इज अ फंक्शन, नाउ इट इज अ फंक्शन, क्योंकि ए के हर एलिमेंट के लिए बी के ऊपर आपने कोई ना कोई चीज़ मैप कर दी है। दैट इज योर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। एक और चीज़ इसमें नोट करें, वो ये कि एक एलिमेंट सिर्फ एक पर ही मैप हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा पर मैप हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू डब्ल्यू से भी कनेक्टेड है और एफ से भी कनेक्टेड है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर एग्जैक्टली वन ना लिखा हुआ होता, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि एग्जैक्टली वन आप मैप कर रहे हैं, 1 2 3 इस तरह सारे ए के मैप होने चाहिए और सिर्फ एक बी के मेंबर के ऊपर मैप होने चाहिए, हर एक से ज़्यादा के ऊपर मैप नहीं होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये फंक्शन बी टू ए भी है या नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, एम आई राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? Why not, Hassan? Yes, Shazib, you're saying I'm saying wrong. Why? Why, Aksa? Yes, exactly, क्योंकि B के अंदर F रहता है अभी भी, और हम अगर कहते हैं कि फंक्शन शुड बी फ्रॉम B टू A, देन दैट मीन्स दैट B के सब एलिमेंट्स के लिए A की कोई ना कोई एक इमेज होनी चाहिए, राइट, एग्जैक्टली, दैट्स गुड। सो अनस का भी जवाब आया, अब्दुल वदूद का भी, राइट। सो एग्जैक्टली अगर आप फंक्शन कहते हैं ए टू बी तो ए के सब एलिमेंट मैप होने चाहिए। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि सुन लें आप,
जो कि आगे लेक्चर में भी दी गई हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजीज अगर अभी सुन लेंगे, बात समझ में आई भी है तो अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। जो जिसको हम कहते हैं ना कि द फंक्शन इज फ्रॉम ए, ये जो फ्रॉम वाला सेट है इसको कहते हैं डोमेन, इसको कहा जाता है डोमेन। हाँ करें इसको, टेक्स्ट एडिटिंग इज वेरी हार्ड स्पेशली इन वर्ड। सो दिस इज अवर डोमेन, दिस सेट ए इज अवर डोमेन। सिमिलरली जहां जिस पर आप मैप कर रहे हैं उसको कहा जाता है कोडोमेन। ठीक है, दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ योर फंक्शन एंड दिस सेट इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ योर फंक्शन, एंड ऑल द वेरिएबल्स ऑफ योर कोडोमेन विच आर मैप्ड ऑन टू, यानी कि जिनके ऊपर मैप किया जा चुका है, दैट वेरिएबल दैट सेट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ योर कोडोमेन। ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि फॉर एग्जांपल कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि मैप हुए हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि मैप हुए हैं बी के अंदर? W है, G है, H है, I। पहली बात तो ये है कि वी नो कि दिस इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ योर कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन की तो बात कर रहे हैं, उसके अंदर से हमने जो है वो वेरिएबल्स लिए हैं, एलिमेंट्स लिए हैं। दिस सबसेट जिसके अंदर आपने सारे के सारे वो नंबर्स लिखे हैं, वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो कि जिनके ऊपर मैप किया जा चुका है, इस सबसेट को कहा जाता है रेंज। रेंज ऑफ फंक्शन f is this is the range of function f। जो आपने कहा ना फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसकी डोमेन ये है, इसकी को डोमेन ये है और इसकी रेंज ये है W G H I। एंड when I'm saying कि it is a function, तो it doesn't matter कि W G H I है या I G W H है। ओके अच्छा, अब जो ये चीज़ें हैं ना जिससे हर एक एलिमेंट, इसको कहा जाता है प्री इमेज। डोमेन के अंदर जितने सारे आपके एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है प्री इमेज। क्या कहा जाता है? प्री इमेज। और जिसके ऊपर ये मैप हो रहे हैं उसको कहा जाता है इमेज। जिसके ऊपर मैप हो रहे हैं उसको कहा जाता है इमेज। तो फॉर एग्जाम्पल Q इज अ प्री इमेज। The question should be Q is a pre-image of what? So we will say Q is a pre-image of W. D is a pre-image of H. ऐसे ही है। Similarly, G is an image. G is an image of what? G is an image of E. H is an image of both B and D. ठीक है? So this is how these are some of the terminologies that we will be referring to. So coming back to our lecture. सो कुछ टर्मिनोलॉजीज इस तरह से अभी मैंने आपको बताई कि A इज़ द डोमेन ऑफ F। अगर आप फंक्शन A टू B की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस ना की हो। डोमेन ऑफ F को आप DOM ऑफ F लिख सकते हैं, रेंज ऑफ F को आप RNG ऑफ F लिख सकते हैं। और प्री इमेज को एंटीसीडेंट भी कहते हैं, एंटीसीडेंट कह लें या एंटीसीडेंट कह लें। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। मूविंग ऑन। ठीक है, so like I said, the subset of your codomain which has been mapped onto is called your range, and this is your pre-image. A is your pre-image, this is the whole domain, this is the whole codomain, this is a particular image, this is an image of A is the pre-image of B, and this is a function from A to B, a function F A to B। अच्छा, एक और बात भी ज़रा सुन लें कि फॉर एग्जाम्पल F1 और F2 दो फंक्शंस हैं हमारे पास। एक फंक्शन है A टू B, दूसरा फंक्शन है A टू R, कोई भी दो फंक्शंस हैं। नो बट इट इज सेइंग कि अच्छा, लेट F1 एंड F2 आर टू फंक्शंस फ्रॉम द सेम सेट्स। A टू B ही हैं दोनों, यानी A टू R ही हैं, दोनों एक सेट्स हैं। सेट A से R ही है, कोई दूसरा फंक्शन R टू A नहीं है या R टू C नहीं है, सिर्फ दो फंक्शंस हैं, A टू R हैं, दो सेट्स के ऊपर ही हैं, फ्रॉम A टू R। फंक्शन F1 भी जो है वो A टू R है, फंक्शन F2 भी जो है वो A टू R है। तो इसका मतलब ये है कि F1 प्लस F2 और F1 इंटू F2 दोनों फंक्शंस भी A टू R ही होंगे। ठीक है, what this definition is trying to say is that कि अगर आप दो फंक्शंस को ऐड कर देते हो ना,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे। क्यों ऐसा बताया जा रहा है अलग से? इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आमतौर पर हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन को कम्यूटेटिव लॉ से। हम कहते हैं a प्लस बी और b प्लस ए एक ही बात है, a इंटू बी और b इंटू ए एक ही बात है, ठीक है। बट नॉट हेयर। आप अगर यहाँ पर f1 इंटू f2 कर रहे हैं तो द फंक्शन शुड बी फ्रॉम a टू r। रिजल्टेंट जो फंक्शन होगा वो a टू r ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि f1 इंटू f2 और f2 इंटू f1 एक ही बात है और a टू r फंक्शन कह लें या r टू a कह लें एक ही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बेशक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रहे हैं लेकिन वो दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होल्ड नहीं करेंगी आपकी फंक्शन डायरेक्शन के लिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि f1 प्लस f2 कर लें या f2 प्लस f1 कर लें एक ही बात है। नहीं, अगर आप f1 प्लस f2 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग f1 प्लस f2। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि f1 प्लस f2 इज इक्वल टू f2 प्लस f1, बट दैट डजंट मीन कि फंक्शन फ्रॉम a टू r इज इक्वल टू फंक्शन फ्रॉम r टू a। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? फंक्शन जो रिजल्टेंट आएगा जब दोनों को आप ऐड कर देंगे, इट डजंट मीन कि वो रिजल्टेंट फंक्शन फ्रॉम r टू a हो जाएगा। नहीं, दिस विल स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टली बी फ्रॉम a टू r, इट वुड नॉट बी फ्रॉम r टू a, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फंक्शन, अच्छा इस तरह से इसको लिखा जाता है। अगर आप दोनों फंक्शंस को ऐड करें, दोनों फंक्शंस f ऑफ x के थे, तो आप उनको जब ऐड करेंगे तो आप सिर्फ फंक्शंस को ऐड करते हैं, x को वैसा ही रहने दें। सिमिलरली जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल f ऑफ 1 इज x, सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन लिखा हुआ है दिस वन एंड दिस वन। सो अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो एडिशन फंक्शन शुड बी f1 प्लस f2 ऑफ x, और आप इन दोनों को सिंपली प्लस कर दें हियर। तो दिस इज गोइंग टू बी f1 प्लस f2 ऑफ x। सिमिलरली अगर दोनों को मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी f1 इंटू f2 ऑफ x। तो दिस इज अ थिंग जो कि हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा ये बात बड़ी ट्रिवियल सी है, लेकिन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। आई थिंक आप खुद इसको पढ़ें एक दफ़ा और समझें और मुझे समझाएं कि आपको क्या बात समझ में आई है इससे, ठीक है जी? क्या समझ में आया? अच्छा ठीक है, शाहज़ब जैन का जवाब आया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ऑब्वियसली सही लैंग्वेज में इसका जवाब दे पाएंगे, बट दी एक्सरसाइज वॉज टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने तरफ से बात समझ में आ जाए। सो शाहज़ब जैन का जवाब है, इट इज़ प्रिटी मच एक्यूरेट कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एज वी आर ऑल डिस्कसिंग एंड देयर इज़ अ सबसेट ऑफ s फ्रॉम a। फॉर एग्जांपल s इज़ अ सबसेट ऑफ a, and note the sign, a proper subset, which means not all the members of A are in S. There are some members of A that are only in A and not in S. So S is a proper subset of A. पहली बात तो ये कि अगर फंक्शन फ्रॉम A टू B है, इसका मतलब है A के सारे मेंबर्स प्री इमेज हैं, और अगर आप S की बात करते हैं तो S के भी ऑब्वियसली सारे मेंबर्स जो हैं वो प्री इमेज होंगे। द इमेज ऑफ द सेट S, S की जो इमेज होगी, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि S में आ रहे हैं उनकी जो इमेज होगी, इज द सबसेट ऑफ B, ऑब्वियसली क्योंकि B के अंदर ही उसकी इमेज है, तो इट इज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ B दैट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, ठीक है। सो अगर आप S को कहते हैं कि वो A का प्रॉपर सबसेट है, तो इसकी जो इमेज होगी, यानी S की जो इमेज होगी, इट इज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ B, लेकिन कौन से B के एलिमेंट्स? जो कि S के एलिमेंट्स के इमेजेस हैं, ठीक है। वी डिनोट द इमेज ऑफ S बाय f ऑफ S, हम इसको f ऑफ S कह सकते हैं। सो दैट f ऑफ S क्या है? f ऑफ S कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ S, ऑल द इमेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ S, फॉर ऑल S इज अ मेंबर ऑफ S। S के हर मेंबर के लिए, फॉर X फॉर एग्जाम्पल, ये X है या Y है, जो भी वेरिएबल है, S बार बार मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज Y, सो लेट्स सपोज दिस इज Y, कौन सा f ऑफ y कौन सा यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा? फॉर ऑल y दोज आर मेंबर्स ऑफ s, s के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए जो इमेज है वो इस f ऑफ s में आ जाएगी। नोट दैट देयर आर द इमेज ऑफ s इज अ सेट एंड नॉट एन एलिमेंट। ये आप ज़रा नोट करेंगे, इमेज जो होगी s की, बिकॉज s इज अ सेट, तो इसकी जो इमेज होगी वो भी एक सेट है, कोई एक एलिमेंट आप उठाकर नहीं दे सकते। वी विल रीजॉइन द मीटिंग इन 10 मिनट्स।
ठीक है. So for example, this is an example for you. Look at it. Look at the set. A B आपके पास तो सेट्स आ गए, लेकिन F जो सेट है, जो एक्चुअली फंक्शन का सेट है, उसको ज़रा देखें. क्या चीज़ नज़र आ रही है? इस फंक्शन के एलिमेंट्स क्या हैं? ग्रेट, हन्नान अहमद मलिक, गुड आंसर. ऑर्डर्ड पेयर्स हैं फंक्शन के. एंड वाई ऑर्डर्ड पेयर्स? Why ordered pairs? Can you tell me? Anyone? Why is the function being represented as a set of ordered pairs? Because come on, don't take much time. Don't take much time. क्यों ऑर्डर्ड पेयर्स के तौर पर शो कर रहे हैं हम? चलें स्टार्ट में कर देता हूँ, हिंट आपको दे देता हूँ थोड़ी सी. पहली वजह तो इसकी ये है कि द फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, अगर फंक्शन फ्रॉम, फॉर एग्जांपल ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन होता ए टू बी टू सी टू डी, 4 फंक्शंस होते हैं उसके, 4 सेट्स होते, तो फिर ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता, फिर 4 टुपल होता. अगर 3 सेट्स होते तो फिर 3 टुपल होता. लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स के तौर पर शो किया गया. लेकिन क्यों? राइट मोहम्मद अनस, यू आर राइट, कि क्योंकि हर ऑर्डर्ड पेयर में एक चीज़ प्री इमेज है और एक चीज़ इमेज है. हर एक चीज़ की एक इमेज शो की जा रही है. ठीक है, वन एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज द इमेज ऑफ द अदर. बट अगेन इट्स नॉट जस्ट अ पेयर, इट्स एन ऑर्डर्ड पेयर, which means the pair is always going to be like a1 b2. It's not going to be b2 a1, because come on, we are just at the verge of that sentence. Tell me, a1 b2 लिखा हुआ है, b2 a1 नहीं लिखा हुआ. ग्रेट. एमन सादिया नहीं, आई थिंक थोड़ा सा आप आगे जाके गलत हो गई. स्टार्टिंग आपकी सही थी. आई वाज होपिंग कि आपने जवाब सही लिखा होगा, बट थोड़ी सी आगे जाके चीज़ आपने गलत कर दी. एनीवन एल्स? मैं इस पॉइंट के ऊपर भी आता हूँ जो अमन सादिया ने भी कहा है. अगला पॉइंट हमारा यही है इसका. ग्रेट मोहम्मद अनस, गुड, थैंक यू. बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अवर फंक्शन, द फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी. इस वजह से ऑर्डर का हमें ख्याल रखना है. अगर हमें ऑर्डर का ख्याल नहीं रखना होता तो हम ऑर्डर्ड पेयर्स यूज़ ना करते. ऑर्डर्ड पेयर्स का काम ही यही हो गया अब कि आप फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अगर लिख रहे हैं तो द फर्स्ट एलिमेंट शुड बी ऑफ द सेट ए, the second element of the should be of the set B. So direction is very important. Shahzeb Zain का भी जवाब आ गया. This is the actual reason because we are using ordered pairs. So first of all, S is a subset of A. ठीक है, जल्दी क्वेश्चंस हम इनके वेरीफाई कर लेते हैं. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ F. अगर हम F इस फंक्शन की डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो फंक्शन की डायग्राम इस तरह से काम करेगी. सॉरी, जैसे हमने ये बताया कि भाई इसके एलिमेंट लिख देंगे a1 a2 और फिर उसको कर देंगे तो डायग्राम बन जाएगी. यू नो दैट. व्हाट इज़ द डोमेन? डोमेन इज ए. व्हाट इज़ द को डोमेन? को डोमेन इज बी. व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एफ? रेंज के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं जल्दी से बता दें. b2, b3, b1 और b4. ग्रेट. b5 नहीं है रेंज के अंदर. राइट, ओके, गुड. व्हाट इज द इमेज ऑफ s विच इज f ऑफ s? f ऑफ s यानी कि इमेज ऑफ s क्या है? s की इमेज में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? यानी कि एक सेट बताएं. हाँ, हमेशा याद रखें कि एक सेट की अगर इमेज पूछ रहे हैं तो वो सेट ही होगा. s की इमेज क्या है? नहीं, वजाहत अली थोड़ा सा नहीं, बल्कि आप डायरेक्शन चेंज हो गई. सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट इमेज, नॉट प्री इमेज. आपने जो एलिमेंट्स भेजे हैं दोज आर इमेज इफ एनीथिंग. व्हाट इज द इमेज ऑफ सेट एस? सेट एस के अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, a1 और a3. ये तो सेट एस है. व्हाट इज द इमेज ऑफ सेट एस? ये बताएं. Great. B2 and B3. B2 and B3. Great. Yes. Right answer.
B2 and B3 are not the elements. Remember कि इसको elements नहीं, जब भी इससे पूछा जाए तो these are the elements in the set of image of S. अच्छा, 2-3 तरह के फंक्शंस हैं, इनको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं और फिर आगे मेन चीज़ के ऊपर चलते हैं. अ फंक्शन f जिसकी डोमेन और को डोमेन आर द सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर्स. फॉर एग्जांपल हम एक सेट f की बात कर रहे हैं और ये सिर्फ बात आपको डराने के लिए लिखी हुई है. एक्चुअली हम जब भी एक सेट को लिखते हैं, स्पेसिफिकली हम जिस लेवल पर हैं, जब भी हम एक सेट की बात करेंगे हमारे जहन में यही होगा कि एक सेट है जिसके अंदर नंबर्स हैं. ठीक है, उसके अंदर कोई फॉर एग्जांपल इमेजिनरी नंबर नहीं है, कोई आयोटा वगैरह या पाई वगैरह, रैशनल इरेशनल, सॉरी इमेजिनरी नंबर्स की हम बात नहीं कर रहे. सो अ फंक्शन जो कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, प्रोवाइडेड दैट ए और बी दोनों जो हैं वो रियल नंबर्स हैं. तो उसमें 3 तरह के सेट्स आते हैं, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और एक मोनोटॉनिक. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ वाई व्हेनेवर एक्स इज लेस देन वाई. यानी कि अगर आप वैल्यूज चेंज करेंगे तो आपकी फंक्शन की वैल्यूज जो हैं यानी कि इमेजेस जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगी. पहली बात तो ये है, ठीक है, लेकिन वो दोनों बड़ी भी होनी चाहिए एक दूसरे से. एंड एक्स एंड वाई आर इन द डोमेन ऑफ एफ. सो फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दोनों डोमेन के अंदर हैं, राइट. अगर आप एफ ऑफ एक्स को उठाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, अगर आप एफ ऑफ एक्स को उठाते हैं, क्या आप कहते हैं कि भाई एफ ऑफ क्यू क्या है, एफ ऑफ क्यू डब्ल्यू है, एफ ऑफ सी क्या है, एफ ऑफ सी आई है, राइट. सो अगर आप कहते हैं कि एक एलिमेंट है डोमेन का एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ सी आई है, एफ ऑफ बी एच है. और आप कहते हैं कि एक चीज़ एफ ऑफ वाई भी है, यानी कि एक दूसरा एलिमेंट अगर आपने बी को कहा था एफ ऑफ एक्स, तो अब आप सी को कह लें एफ ऑफ वाई. ठीक है, सो एफ ऑफ बी इज एच, एफ ऑफ सी इज आई. सो इस पर्टिकुलर केस में अगर x लेस देन y है तो आपका f ऑफ x भी लेस देन f ऑफ y होना चाहिए. अगर ये केस है कि आपका x लेस देन y था और f ऑफ x भी लेस देन y आता है, यानी कि जो आपकी डोमेन थी वो अगर x लेस देन y थी, डोमेन का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा था और इसकी इमेज से छोटी है, तो फिर हमको इसको कहेंगे कि दिस इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि आपके फंक्शन में ये चीज़ उलट हो जाती है, यानी कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ y व्हेनेवर x इज लेस देन y. रिमेंबर कि ये दोनों चीज़ें सेम है. अगर आपकी वैल्यूज़ कम कर देने से, डोमेन में वैल्यूज़ कम उठाने से इमेज भी कम ही जनरेट होती है, तो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अगर आप डोमेन कम उठाओ और आपकी वैल्यू बड़ी जनरेट हो जाए, इमेज बड़ी जनरेट हो जाए दूसरी से, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, अ फंक्शन दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसा फंक्शन जो कि इंक्रीजिंग भी हो रहा होता है और डिक्रीजिंग भी हो रहा होता है. यानी कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ x आप बड़ी वैल्यू उठाए तो छोटी वैल्यू ही आए, हो सकता है कभी बड़ी वैल्यू आ जाए, कभी छोटी वैल्यू आ जाए इमेज के तौर पर. तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन. ठीक है, एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, अगर हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे इसके ऊपर. तो लेट सपोज कि मैं इनको नंबर्स में जनरेट कर देता हूँ ना. मैं कहता हूँ कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6. थोड़ा ऑर्डर में मैंने लिख दिया इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड इट. फॉर एग्जांपल दिस इज़ 56, दिस इज़ 45, दिस इज़ 76, दिस इज़ 93 एंड दिस इज़ 120. सो लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इज f ऑफ से 3. f ऑफ 3 क्या है? f ऑफ 3 इज 93. ओके, yes, exactly, f of x means image of element x. what is f of 6? ये चलें 5 कह लेते हैं पहले. what is f of 5? f of 5 क्या है? 93. ठीक है, and what is f of 6? 76. ठीक.
अब देखें, ये चीज़ लेस है इससे और ये चीज़ लेस है इससे, यानी कि एक बात तो यहाँ पर तय है कि दोनों सिचुएशंस में, इन दोनों सिचुएशंस में x लेस देन y होना चाहिए, यानी कि हम लेस की बात कर रहे हैं तो 3 5। अगर लेसर वैल्यू की इमेज, x की इमेज भी लेसर ही है, कम वाले की कम ही है इमेज। अब यहाँ पर ऐसा है क्या 3 की वैल्यू कम है 5 से? नहीं, बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है। अगर ऐसा होता, फॉर एग्जांपल मैं इसकी इमेज चेंज कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं 5 को 120 कह देता हूँ और 6 को कह देता हूँ 760 कर देते हैं इसको, फॉर एग्जांपल 5 की इमेज हो गई 120। अगर ऐसा है कि वैल्यू, कम वैल्यू वाले की इमेज भी कम है, ज़्यादा वैल्यू वाले की इमेज भी ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू वाले की इमेज भी ज़्यादा है, अगर हमेशा ऐसा है, हमने 3 एग्जांपल्स उठाई हैं, लेकिन अगर हमेशा ऐसा होता है आपके फंक्शन में तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी वैल्यू छोटी हो लेकिन उसकी इमेज बड़ी आ जाए दूसरी इमेज से, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि 3 की इमेज जो है वो 760 है और 3 की इमेज होगी 760 और 6 की इमेज में कर देता हूँ 93। अगेन हमें ये सबके लिए चेक करना होगा, लेकिन एक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 ही एलिमेंट्स हैं और ये 3 ही इमेजेस हैं। तो अगर ऐसा है कि आप वैल्यू कम कर रहे हो जैसे ही, तो आपकी जो वैल्यू, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, अच्छा इस सिचुएशन में ये जो है राइट, आई थिंक सही लिखा है या गलत लिख दिया मैंने। अगर 3 लेस है 5 से तो उसकी इमेज जो है वो बड़ी होनी चाहिए। तो यस ऐसा ही है, अगर 3 लेस, आप नंबर छोटा लेते हो लेकिन इमेज आपके पास बड़ी आ जाती है। इसी तरह अगर आपने नंबर छोटा लिया, 5 को 6 से छोटा कर दिया, छोटा नंबर है लेकिन 6 की इमेज से बड़ी है 5 की इमेज, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर दोनों ही हो सकती हैं, जैसा कि हमारे इस पर्टिकुलर फंक्शन में दोनों ही हो सकती हैं, आई थिंक बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे मोनोटोनिक। अच्छा, अब बड़ी क्विकली ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी होपफुली, और फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे। अटेंडेंस का काइंडली स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा ईमेल के ऊपर। इंजेक्शन, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे आज फंक्शंस की, राइट 3 प्रॉपर्टीज़, इंजेक्शन, सरजेक्शन एंड बाइजेक्शन। इंजेक्शन को कहा जाता है 1-to-1 प्रॉपर्टी और सरजेक्शन को कहा जाता है ऑन टू, और करस्पॉन्डेंस को, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस को कहा जाता है बाइजेक्टिव। एक बात आपने याद रखनी है, हम तीनों चीज़ें जब पढ़ना जा रहे हैं ना अभी, एक बात आपने याद रखनी है कि रिपीट लास्ट थिंग, जायद कौन सी बात को आप कह रहे हैं कि रिपीट करें? इस फंक्शन वाली बात को, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले की। टाइम बचता है तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, वरना आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आई थिंक थोड़ा सा रुक के। अच्छा, एक बात ज़रा इन तीनों पे जाने से पहले जो है वो जहन में अपने दोबारा रिमाइंड कर लें कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन ए टू बी, तो इसका मतलब है ए के सब एलिमेंट की इमेजेस होंगी, ए का कोई एलिमेंट नहीं रहता है पीछे। यानी ये बात तो तय है कि ए के सारे एलिमेंट मैप होंगे अगर फंक्शन ए टू बी है तो। ठीक है, ये बात रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। अब मूव होते हैं 1-to-1 सरजेक्शन के ऊपर, इंजेक्शन के ऊपर। सो अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी अ 1-to-1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन अगर फॉर ऑल एक्स एंड वाई इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी कि एक्स और वाई दोनों एलिमेंट्स हैं डोमेन में, एफ की डोमेन में। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई का मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन इंजेक्शन। इंट्यूटिवली थोड़ा रुक के समझें, एन इंजेक्शन सिंपली मीन्स दैट ईच एलिमेंट इन द रेंज हैज एट मोस्ट 1 प्री इमेज, दैट्स इट। रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, रेंज क्या होती है? वो सारे एलिमेंट्स बी के जो कि इमेजेस हैं। तो रेंज के अंदर जितनी भी इमेजेस आ रही हैं ना, उनकी सिर्फ एक प्री इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि द फंक्शन इज एन इंजेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी रेंज में क्या है, हमारी रेंज में 56 है, 760 है, 93 है, 120 है। लेकिन क्या रेंज में हर इमेज की एट मोस्ट 1 प्री इमेज है? 56 की क्या सिर्फ 1 प्री इमेज है? यस। 760 की 1 प्री इमेज है? यस। 93 की 1 प्री इमेज है? यस। 120 की 2 प्री इमेजेस हैं, 4 भी है और 5 भी है।
इसका मतलब है दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्शन। अगर ये चीज लेट सपोज इस तरह होती तो अब आप देखें कि बी के तमाम एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज है। रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी के तमाम नहीं, रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी सिर्फ एक ही प्री इमेज है, तो इसका मतलब है कि द फंक्शन इज एन इंजेक्शन, राइट। सरजेक्शन की बात करते हैं। सरजेक्शन इज व्हाट, इंट्यूटिवली से ही बात स्टार्ट करते हैं फिर लॉजिकल नोटेशन पर आएंगे। अ सरजेक्शन मीन्स दैट एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन इज मैप्ड इनटू, हर एलिमेंट जो आपका कोडोमेन का होगा वो किसी ना किसी चीज़ की इमेज होना चाहिए। जिस तरह से एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमारी जो अभी चल रही थी, ये एक सरजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी पर मैप ही नहीं हुआ हुआ। अगर आप वही प्रॉपर्टी जो कि एक फंक्शन की है कि ए के सब इमेज जो है प्री इमेज होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए किसी से, अगर आप यही प्रॉपर्टी बी के ऊपर भी अप्लाई कर देते हो कि बी के अंदर भी कोई ना छूटे, तो इसका मतलब है कि यू आर डिफाइनिंग अ सरजेक्टिव फंक्शन, यू आर डिफाइनिंग द सरजेक्शन। फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ बी देयर शुड एग्जिस्ट एन ए। कोई ऐसा बी एग्जिस्ट ना कर रहा हो कि जिसके लिए ए ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो। सो फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ बी, फॉर ऑल बी दोज आर मेंबर्स ऑफ बी, there should be an a which is a member of the set A when you are talking about the function a to b, ठीक है। and then there is bijection and it is a very easy to understand topic. bijection is a function जो कि 1 to 1 भी हो और surjective भी हो। इसका दूसरा नाम है 1 to 1 correspondence। अगर आप एक ऐसा फंक्शन लिखते हैं जो फंक्शन बाइजेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसी फंक्शन को अब ये देखें, पहली बात, क्या ये फंक्शन इंजेक्शन है या नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, या नहीं है? बताएं। इंजेक्टिव की जरा डेफिनेशन देख लेते हैं दोबारा। दिस इज द डेफिनेशन। यस, इट इज इंजेक्टिव बिकॉज रेंज के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उनकी सिर्फ एक प्री इमेज है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो। इसका मतलब इंजेक्टिव है, यस हो गया। दूसरी चीज, क्या ये चीज सरजेक्शन है? नहीं, गलत। फजात, क्या ये फंक्शन सरजेक्टिव फंक्शन है? ये फंक्शन एक सरजेक्टिव फंक्शन है। सरजेक्टिव की डेफिनेशन ये नहीं है कि एक से ज़्यादा हो, सरजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि बी के अंदर कोई और ना बचा हुआ हो, फिर सारी चीज़ें बी के अंदर जो है वो इमेज हो। यानी कि जो आपकी रेंज ऑफ एफ है, इट शुड बी इक्वल टू योर कोडोमेन। कोडोमेन पूरी की पूरी रेंज भी हो, कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि रेंज में है और कोडोमेन में है और रेंज में ना हो। हर एलिमेंट अगर आपका इमेज है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इमेज ना हो, तो ऐसे को हम कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। सो यस, दिस इज अ सरजेक्शन एज वेल। सो बिकॉज दिस इज एन इंजेक्शन, क्योंकि हर एक इमेज की सिर्फ एक प्री इमेज है, एंड ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ सरजेक्शन, क्योंकि बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई इमेज ना हो। दिस इज वाई वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्शन, इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन, क्योंकि ये इंजेक्शन भी है और सरजेक्शन भी है। ठीक है, यहीं तक हम आज बात को रखते हैं। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास नाउ। आई विल वेट अ कपल ऑफ मिनट्स। अगर आप टाइप करके कोई मुझे सवाल भेजना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आपका है तो वो बता दें। अच्छा, मैं उसको ज़रा रिपीट कर दूं। जैद कह रहे थे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को आप जो है वो ज़रा रिवाइज करवा दें। वेयर डिड इट गो? यस, इसी पे बात करते हैं ना। यस, इसको मैं थोड़ा सा और जो है वो, बल्कि इसको मैं क्या करें, सारी चीज़ें लिख लेते हैं। चलें, 1 f of 1 होगा एक, और f of 3 4 5 6, ऐसा ही है ना, 2 नहीं है। ठीक है, f of 1 की इमेज है 56 और f of 3 की इमेज है 45 नहीं 760, f of 5 की है 120, f of 6 की है 93, f of 4 रह गया ना बीच में, f of 4 की है 45। अच्छा, सो
अगर ऐसा है कि आपकी एफ ऑफ की देखें वैल्यूज़ जो हैं ये इंक्रीज़ होती जा रही हैं, यानी कि दिस 1 इज़ लेस देन 3, 3 इज़ लेस देन 4, 4 इज़ लेस देन 5, 5 इज़ लेस देन 6, आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो लेस देन आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि लेस देन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। अगर आपकी वैल्यू यानी प्री इमेज लेस है, किससे लेस है? एक दूसरी प्री इमेज से, 1 लेस है 3 से, तो फिर 1 की इमेज भी जो है वो लेस होनी चाहिए 3 से। अगर ऐसा है कि आपकी लेसर इमेज जो है, लेसर प्री इमेज जो है, उसकी इमेज भी लेसर है दूसरे की प्री इमेज से, 3 की इमेज से 1 की इमेज भी लेस है। क्यों? क्योंकि 1 लेस है 3 से। अगर ऐसा कैसे हो जाता है तमाम वेरिएबल्स के लिए, यहाँ पर तमाम वेरिएबल्स के लिए नहीं है। अगर हम तमाम वेरिएबल्स के लिए करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि दिस इज़ 4500, ठीक है, 4500 है ये, और ये फॉर एग्जांपल 120,000 है, और ये है फॉर एग्जांपल एक और ज़ीरो लगा देते हैं इसमें, दिस इज़ अ बिगर वैल्यू नाउ, बिगेस्ट वैल्यू। अगर ऐसा है कि आपके पूरे सेट के अंदर यही चीज़ हो रही है कि आपका एक एलिमेंट अगर छोटा है दूसरे एलिमेंट से, तो उसकी इमेज भी छोटी होनी चाहिए उस एलिमेंट की इमेज से, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा होता है कि छोटे एलिमेंट्स के लिए वैल्यूज़ बड़ी आने लग जाएं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दिस इज नाउ एन इमेज ऑफ दिस, अब देखिएगा, और इसी तरह दिस वन, ठीक है। अब दिस इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू अगर छोटी है एक दूसरी वैल्यू से, तो उसकी इमेज उस दूसरी वैल्यू से बड़ी है, छोटी वैल्यू की इमेज बड़ी है और बड़ी वैल्यू की इमेज छोटी है उससे, और जैसे ही आपकी वैल्यूज़ बड़ी होती जा रही हैं वैसे ही आपकी इमेज छोटी होती जा रही है। दिस इज़ एन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और जिस तरह से अभी हम रफली एक फंक्शन देख रहे थे, जिस तरह से ये मैप हुआ हुआ है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इट्स अगर इंक्रीज़ भी हो रही है और डिक्रीज़ भी हो रही है, इट्स नॉट, इट डजंट मैटर कि आपकी वैल्यू लाजमी नहीं है कि बड़ी हो रही है तो उसकी इमेज भी बड़ी आए, या बड़ी हो रही है तो उसकी इमेज भी लाजमी छोटी ही आए। तो अगर हमेशा ऐसा नहीं हो रहा, कभी बड़ी आ रही है कभी छोटी आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। देयर विल बी अ क्विज स्टार्टिंग एट 10:15। आपके जितने भी कोलीग्स वगैरह हैं, पीयर्स हैं, उनको ज़रा बता दें कि क्विज स्टार्ट हो रहा है। वो स्टूडेंट्स भी जो कि ए में थे बी में आ गए, और फिर बी में थे गलती से ए में आ गए, अब वो सारे स्टूडेंट्स CMS पे अपनी इनरोलमेंट चेक कर लें, LMS के ऊपर भी चेक कर लें। अगर वो ए में हैं तो वो ए के साथ देंगे क्विज़, अगर वो बी में है तो वो बी के साथ देंगे क्विज़। बी का क्विज़ जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है 10:15 AM के ऊपर। द क्लास इज़ नाउ एंडेड एंड थैंक यू वेरी मच।